advent of European companies in India या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमने शुरू किया था जी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन में पहले से ही 8:15 बजे का टाइम डाला हुआ था, 8:15 का, तो बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो गई क्लास, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हमने बात की थी एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन कंपनीज इन इंडिया, और हम बात कर रहे थे कि क्या रीजंस थे या वो क्या कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं सबसे पहले भारत में आगमन हुआ पोर्चुगीज का या पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों के ही बारे में हमने कल पढ़ना शुरू किया था। और हम बात कर रहे थे वास्को डी गामा के बारे में, जिसने भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में ये भारत आया था, लेकिन 3 बार आया था। पहले 1498 में, फिर 1502 में, और उसके बाद 1524 में पुर्तगालियों का वाइसराय बनकर। और इसकी डेथ भारत में ही, कोचिन में हुई। और हम सब जानते हैं ये भारत में ही मरा था। टोटल ये 3 बार आया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसी के आगे से हम बात करते हैं हमने बात की कि भारत में 1524 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आया तो उसकी भारत में ही मृत्यु हो गई। और दोस्तों हम सब जानते हैं 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली प्रशासन को संभालने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को और जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए भारत में आया पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनकर, तो उस समय फारस की खाड़ी और अरब सागर पर सारे में केवल और केवल तुर्क और अरेबियंस का ही आधिपत्य था, या उन्हीं का अधिकार था। और पूरे के पूरे सागर पर उन्हीं का अधिकार था, और वही लोग व्यापार किया करते थे। लेकिन अल्मीडा चाहता था कि किसी तरीके से वहां से सारा का सारा डोमिनेंस खत्म कर दिया जाए, अरेबियंस का भी और तुर्कों का भी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या अल्मीडा की नीली जल नीति। और अपनी इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के चलते या इसी नीली जल नीति से इसने अरेबियंस और टर्किश के सारे बेड़ों को पराजित करके पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार कर लिया, पूरे के पूरे फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। और पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार करके ही इसने पुर्तगालियों को कहा सागर का स्वामी। इसी ने पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा, क्योंकि पूरे के पूरे अरब सागर पर ही अधिकार हो चुका था पुर्तगालियों का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी ने भारत में पोर्चुगीज एम्पायर को या पुर्तगाली साम्राज्य को कहा एस्तांदो दी इंडिया। इसी ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तांदो दी इंडिया की संज्ञा दी। कहने का मतलब भारत में जितना भी साम्राज्य व्यापारियों का स्थापित हुआ
उसी साम्राज्य को इसने एस्तांदो दी इंडिया का नाम दिया या एस्तांदो दी इंडिया कहा। और देखते ही देखते जो पोर्चुगीज नेवी थी या जो पुर्तगाली नौसेना थी वो पूरे के पूरे अरब सागर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई और पूरे के पूरे अरब सागर पर सारा का सारा डोमिनेंस किसका हो गया? पोर्चुगीज का हो गया या पुर्तगालियों का हो गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं ये 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर रहा और उसके बाद 1509 ईस्वी में ये वापस लौट गया। और इसके वापस लौटने के बाद पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर, जिसे पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो भारत आया और हम सब जानते हैं ही वॉज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर (1509 से लेके 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का भारत में दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और ध्यान रखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। यही कहलाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ये कहलाता है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक। और ध्यान रखेंगे जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ये 1509 से 1515 तक तो पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, लेकिन ये भारत में सबसे पहले 1503 ईस्वी में आया था और इसे ने 1503 ईस्वी में कोचिन में एक पुर्तगालियों के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया था या फोर्ट का निर्माण करवाया था। और इसी के प्रयासों से ही पुर्तगालियों की जो सबसे पहली फैक्ट्री खुली थी या सबसे पहला जो इनका कारखाना स्थापित हुआ था वो कोचिन में ही हुआ था 1503 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और जब ये हिंदुस्तान आया और पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना तो ध्यान रखेंगे उसी समय 1510 ईस्वी में बीजापुर का बीजापुर का शासक हुआ करता था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। और ध्यान रखेंगे 1510 ईस्वी में ही इसने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाही सुल्तान पर ही आक्रमण किया और उसी से इसने प्राप्त किया गोवा। एंड ही गॉट गोवा फ्रॉम हिम। वो गोवा जो अभी तक किसके अधिकार में था? बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधिकार में था। बस उसी पर अधिकार किया और उसी से गोवा प्राप्त कर लिया। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और दोस्तों ध्यान रखेंगे he also prohibited सती सिस्टम ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
इसने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसीलिए इसकी तुलना कुछ कुछ इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय से भी की है, क्योंकि हम सब जानते हैं राजा राम मोहन राय ही वो व्यक्ति है, भारत के वो समाज सुधारक हैं, जिन्हीं के कंट्रीब्यूशन से भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत से सती प्रथा का अंत किया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क डाइड इन इंडिया, इसकी भी मृत्यु भारत में ही हुई 1515 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे भारत में जो बेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगोज है, जो आमों की सबसे बेहतरीन किस्म है, हम सब जानते हैं भारत में जो बेस्ट मैंगो वैरायटी है वही क्या कहलाती है, अल्फांसो। और ध्यान रखेंगे इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही इन अल्फांसो मैंगोज की खेती भारत में सबसे पहले शुरू करवाई थी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और उसी के नाम पर इन आमों को भी क्या नाम दिया गया है, अल्फांसो नाम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि लंबे समय के बाद पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर भेजा गया था नीनो डी कूना को, लेकिन उससे पहले 1524 ईस्वी में, हम सब जानते हैं 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तीसरी बार आया था पुर्तगालियों का वायसराय बनकर, लेकिन 1524 में ही उसकी डेथ कोचिन में हो गई थी। भारत में सती प्रथा को सबसे पहले किसने बैन किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। He was not the first ruler who prohibited सती सिस्टम। भारत में सती प्रथा पर तो सबसे पहले बैन फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी लगाया था, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लगाया कर, मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी लगवाया था, लेकिन अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो भारत के सबसे पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर के बारे में। इसके बाद आया पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर नीनो डी कूना। पंद्रह सौ 29 से लेके 1538 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर भारत आया नीनो डी कूना। ये पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर था, जिसे नीनो डी कूना कहा जाता है। ये 1529 ईस्वी में भारत आया था और इसी ने एक महत्वपूर्ण काम किया था। इन 1530 ईस्वी में अभी तक तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो कोचिन में हुआ करता था और कोचिन ही उनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1530 ईस्वी में नीनो डी कूना ने ही पुर्तगालियों के मुख्यालय को या पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से शिफ्ट करके क्या बना दिया, गोवा। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे जिस समय पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था नीनो डी कूना, तो हम सब जानते हैं उस समय, जी मैंने बताया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1503 में पुर्तगाली की पहली कंपनी की स्थापना कैसे हुआ, प्लीज क्लियर कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, अगर कंपनी की स्थापना होती है ना, तो कंपनी का मतलब सिर्फ एक व्यापारिक भवन से, एक बिल्डिंग से या एक इमारत से नहीं होता है। हमेशा कंपनी की स्थापना पेपर्स पर होती है, ऑन पेपर्स पर। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है
तो आप अपने नाम से एक फर्म बनाएंगे या किसी भी नाम से एक फर्म बनाएंगे और उस नाम को आप रजिस्टर करवाएंगे, जिसका एक चालू खाता, एक करंट अकाउंट बनेगा, एक पैन कार्ड बनेगा और एक जीएसटी कार्ड बनेगा या जीएसटी नंबर उसको मिलेगा। हो गई कंपनी की स्थापना। ना तो इसके लिए आपको किसी बिल्डिंग की जरूरत है। तो मैंने आपसे कहा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1498 में हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री थी, जो व्यापारिक भवन था, वो इन्होंने स्थापित किया था सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचिन में। ये मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो पेपर्स पर होती है ना, लेकिन एक्चुअली इमारत फैक्ट्री की ही होती है, व्यापारिक भवन की भी होती है, ऑफिस की ही होती है। जब पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था नीनो डी कूना, तो दोस्तों हम सब जानते हैं इस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य में रूल कर रहा था हुमायूं, और हुमायूं का ही सबसे बड़ा दुश्मन एनिमी हुआ करता था एक रूलर जो गुजरात का शासक था, जिसका नाम था बहादुर शाह। He was the ruler of गुजरात। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों का अधिकार गुजरात तक हो चुका था, अरब सागर तक हो चुका था, और उधर भारत का मुगल बादशाह हुमायूं और गुजरात के राजा बहादुर शाह के बीच में तनातनी चल रही थी या डिस्प्यूट चल रहे थे। इसी का फायदा उठाया नीनो डी कूना ने। और ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के तीसरे गवर्नर नीनो डी कूना ने ही इन दोनों के मतभेदों का फायदा उठाकर 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 ईस्वी में इसने दीव पर भी अधिकार कर लिया। दमन दीव आप सब जानते हैं। इसने बेसिन और दीव नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों का अधिकार बेसिन पर भी हुआ और दीव पर भी हुआ। इसके बाद ये 1529 से लेके 1538 तक तो पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, लेकिन 1538 ईस्वी में ये वापस लौट गया और इसके स्थान पर अगला गवर्नर बनकर आया गार्सिया डी नोरोना। पुर्तगालियों का अगला गवर्नर या फोर्थ गवर्नर बनकर आया गार्सिया डी नोरोना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 1538 से लेकर लगभग 1545 तक पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर रहा और गार्सिया दी नोरोना ने ही भारत में आकर या पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर कुछ महत्वपूर्ण काम किए। जैसे हम सब जानते हैं, इसी ने अपने शासनकाल में, सॉरी ये 45 नहीं होगा, इसको 59 लिख लीजिए। हाँ, 1538 से लेके 1559 तक गार्सिया द नोरोना या गार्सिया डी नोरोना पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया और इसी ने अपने ही शासनकाल में 1545 ईस्वी में अधिकार किया सिलोन पर। और ध्यान रखेंगे, सिलोन का मतलब है वर्तमान का श्रीलंका। और ध्यान रखेंगे, इसी ने 1559 में अपने शासनकाल में अधिकार किया दमन पर। और हम सब जानते हैं दमन और दीव दोनों पुर्तगालियों के अधिकार में थे और गोवा भी पुर्तगालियों के ही अधिकार में था। और हम सब जानते हैं पुर्तगाली आए भारत में सबसे पहले थे, लेकिन
है ना, वो गए भारत से सबसे बाद में थे, क्योंकि अंतिम रूप से पुर्तगाली आखिरी बार तक भारत में कहां पर रहे, गोवा में और दमन और दीव में। यही वो 3 जगहें थे जहां पर पुर्तगाली आखिरी बार तक भारत में बने रहे और यहां पर बसे रहे। तो ध्यान रखेंगे, ये पुर्तगालियों के सबसे पहले 4 गवर्नर्स थे। अगर आपसे पूछें, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ऑब्वियसली, आपसे पूछेंगे बताइए यूरोपियन कंपनीज में वो कौन थे जो आए भारत में सबसे पहले थे लेकिन गए सबसे बाद में, देवर पोर्चुगीज, वो पुर्तगाली थे, हम सब जानते हैं। ये आए 1498 में थे लेकिन भारत में रहे 1961 तक, आखिरी बार गोवा और दमन और दीव में। और दोस्तों हम सब जानते हैं 1961 में ही गोवा से पुर्तगालियों को और दमन और दीव से पुर्तगालियों को खाली करवाया गया, और 1961 में ही या इसके बाद ही गोवा और दमन दीव को भारत का अभिन्न अंग बनाकर क्या घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज, ये बन गए भारत के केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इन 1987 बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 56वां संविधान संशोधन करके 1987 ईस्वी में गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा को ही देश का 25वां राज्य बना दिया गया। और हम सब जानते हैं गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं संविधान के आर्टिकल 371 आई के तहत। संविधान के आर्टिकल 371 आई में विशेष प्रावधान किए गए हैं गोवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली स्टार्टेड कार्टेज, आर्मेडा एंड काफिल सिस्टम इन इंडिया। पुर्तगालियों ने ही भारत में कार्टेज, आर्मेडा और काफिला प्रथा की शुरुआत की। नई चीज है, समझेंगे है क्या। जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो पुर्तगालियों ने ही भारत में एक प्रथा शुरू की थी, एक सिस्टम शुरू किया था जिसको क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कार्ट्रिज अरबीडा और काफिल सिस्टम, या कार्ट्रिज अरबीडा और काफिला प्रथा। लेकिन ये हुआ क्या था या ये होता क्या था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, जो पुर्तगालियों का कार्टेज और अरबीडा सिस्टम था, इसका मतलब हुआ करता था टू टेक परमिट फ्रॉम Portuguese for trade in Arabian Sea। इसका मतलब था अरब सागर में व्यापार, अरब सागर में व्यापार करने की अनुमति। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे अरब सागर के स्वामी बन चुके थे पुर्तगाली, और पूरे के पूरे अरब सागर पर
पुर्तगालियों का ही अधिकार था। इसीलिए अगर भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी व्यक्ति को अरब सागर से होकर गुजरना होता था या अरब सागर से व्यापार करना शुरू होता था या व्यापार शुरू करना होता था, तो उसके लिए पहले पुर्तगालियों से एक परमिट लेना होता था, एक परमिशन लेनी होती थी। और उसी परमिट को या उसी अनुमति पत्र को क्या कहा जाता था? कार्टेज अरमेडा कहा जाता था। और दूसरी चीज, जो काफिल सिस्टम था या जो काफिला प्रथा था, ये हुआ करता था कि अगर कोई भी भारतीय राजा या कोई भी भारतीय व्यक्ति, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अरब सागर से व्यापार करना चाहता है तो वो परमिशन तो लेगा ही लेगा पुर्तगालियों से, लेकिन पुर्तगालियों की ही एक बटालियन या एक नौसेना की टुकड़ी, या कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का ही एक जहाजी बेड़ा हमेशा उन लोगों के साथ अरब सागर में चलेगा जो लोग वहां से व्यापार करेंगे। वो एक पूरा का पूरा काफिला बनकर जाता था या वो काफिल बन के जाता था, जिसे काफिल सिस्टम या काफिला प्रथा कहा जाता था। और ये कितना ज्यादा जरूरी था भारतीय राजाओं के लिए, इतिहासकार कहते हैं कि आप इस बात का इसी से पता लगा सकते हैं कि ये जो कार्टेज अरमेडा सिस्टम था, इसके लिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप खुद देख सकते हैं, भारत का सबसे महान मुगल बादशाह था अकबर, लेकिन फिर भी अगर अरब सागर से मुगल से व्यापार किया करते थे तो उसकी परमिशन भी मुगलों को किससे लेनी होती थी? पुर्तगालियों से लेनी होती थी, जिसे कार्टेज अरमेडा और काफिला प्रथा कहा जाता था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी व्यवस्था को कार्टेज अरमेडा और काफिला प्रथा कहा जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अरब सागर में व्यापार करेगा तो उसे सबसे पहले कार्टेज अरमेडा लेना होगा पुर्तगालियों से, जो कि एक परमिट था, और पुर्तगालियों की ही जहाजी बेड़ों के साथ अपना सारा का सारा जो सामान है वो लेकर जाना होगा और अरब सागर पार करना होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहां से या इस कार्टेज अरमेडा सिस्टम से ले जाना अलाउड नहीं था। क्या? एक तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और दूसरी चीज एक्सप्लोजिव्स या गोला बारूद। यहां से केवल काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसको पूरी तरीके से बैन किया हुआ था। किसने? पुर्तगालियों ने या पोर्चुगीज ने। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पीयूष नाम का कोई लड़का है जो कह रहा है कि डेली 3 घंटे क्लास ले लिया करें। भाई काम करना, मेरे को स्लेव बना ले यार, गुलाम। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता हूँ, मोहम्मद गौरी बन जा। ठीक है ना? तो मेरे को अपनी बात बांध ले, है ना? मैं बस तेरे को पूरे दिन इतिहास ही पढ़ाता रहूंगा, नालायक कहीं के। अबे घर भी जाना होता है, तुम लोग घर पे बैठे हो, मैं भी अपने घर से बहुत दूर हूँ। मैं रात को 11 बजे फ्री होकर निकलूंगा तो पता नहीं अगले दिन पहुंचूंगा घर पे। काफिर कहीं का। हाँ चलिए जी, अब हम बात करते हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उन चीजों के बारे में जो पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की और जो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए। और हम सब जानते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे।
भाई मैं तो अपने हिसाब से कराता हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे पोटैटोज या आलू। हम सब जानते हैं भारत में आलू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए रेड चिली, लाल मिर्च। पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की टोबैको या तंबाकू की खेती। यही भारत में लेकर आए ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल, संतरा और अनानास। ये तो आप जानते होंगे, ये जो अनानास शब्द है ये हिंदी का नहीं बल्कि ये पुर्तगाली और फ्रांसीसी शब्द है। हाँ जी, इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किया शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू की प्रिंटिंग प्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च या चर्च बनाने का कैथोलिक मॉडल।